जब आप सीमेन की जांच कराते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आपका वीर्य बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम है कि नहीं, सीमेन की रिपोर्ट सही है कि नहीं। तो इसकी जानकारी हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से मिलती है। माइक्रोस्कोप में देखा जाता है आपके स्पर्म्स के बारे में। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दूसरे लोगों को समस्या होती है जब वो इलाज करा रहे हैं, तो अगर अलग अलग लैब में रिपोर्ट करा रहे हैं या एक ही लैब में कुछ समय के अंतराल के बाद करा रहे हैं, तो हर रिपोर्ट अलग होती है। तो कैसे जाने हमारी रिपोर्ट सही है कि नहीं है, क्या रिपोर्ट इतनी ज़्यादा बदल सकती है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे डॉक्टर मंदार से, जो पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट हैं। सीमेन एनालिसिस, वीर्य की जांच, इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले पूछा गया है, जो सीमेन की जांच करते हैं लोग, अलग अलग लैब में अलग अलग रिपोर्ट कैसे आते हैं। कभी कभी एक ही बंदा करता है, एक ही लैब से करता है, कुछ अंतराल पे करता है, उसमें भी डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए आप समझने चाहिए 5 कारण होते हैं। पहला तो ह्यूमन एरर होता है, कि मतलब जांच कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं कि टेक्नीशियन कर रहे हैं, ठीक है, और इनफर्टिलिटी सेंटर में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस चीज से फर्क पड़ता है, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ह्यूमन एरर होता है, उसमें थोड़ा प्लस माइनस होता ही है। फिर दूसरा जो कारण है, जो जिस विधि से किया जाता है लैब में, लैब के एरर हो सकते हैं। पहले तो करते थे प्लेन स्लाइड में करते थे, बाद में न्यूबार्स चेम्बर, जो डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए, ब्लड के सेल्स काउंट करने के लिए जो चेम्बर यूज होता था, उससे थ्रू किए जाते थे। अभी जो लेटेस्ट है, जो ज्यादा एक्यूरेट है, वो मैकलर्स चेम्बर। ओके, ये मैकलर्स चेम्बर एक विशिष्ट चेम्बर होता है, उसमें जो सीमेन की जांच की जाती है लैब में, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट तो अभी एक नई जांच आई है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, जिसको कासा बोलते हैं, कासा। इस विधि से जब जांच की जाती है तो ज्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, तो ये होगा दूसरा कारण, लैब में एरर हो सकती है, या फिर उनकी कौन सी विधि से वो जांच कर रहे हैं उसके आधार पर भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरा जो है, आपकी बॉडी एंड माइंड की कंडीशन, जो व्यक्ति करा रहा है उसका बॉडी फिट है कि नहीं। मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, सीमेन की काउंट ऊपर नीचे हो सकती है, उसको बुखार है, बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, पेट झड़ रहा है, थकान है, तो उसके वजह से भी उसका असर पड़ सकता है। चौथा जो कारण है, जो हम लोग देखेंगे, चौथा कारण में होता है कि आपका परहेज, जो परहेज बताया गया ना 2 से 7 दिन, WHO ने, हम लोग तो हमारे यहाँ पे 2 से 5 दिन करते हैं। अगर परहेज का जो समय है वो अगर बहुत कम है तो उसमें काउंट पे फर्क पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें काउंट पे फर्क पड़ेगा। इसमें पांचवा जो पॉइंट है, यहाँ पे कलेक्शन एरर होती है। जब भी लोग कलेक्शन करने जाते हैं, कुछ इधर उधर गिर जाता है, 3 स्पर्ट्स में सीमेन निकलता है। अगर सारे के सारे आपने कलेक्ट नहीं किए तो उसमें कलेक्शन एरर हो जाती है, कम उसमें आपने दे दिया है, पूरा नहीं दे दिया है, तो उसमें कलेक्शन एरर होके फिर रिपोर्ट में फर्क पड़ जाता है। तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग, और टेस्ट जो होती है, एक जनरल टेस्ट होती है और एक स्पेशल टेस्ट होती है। जनरल टेस्ट में आप समझिए कौन से बिंदु होते हैं, कौन से पॉइंट होते हैं। एक तो काउंट होता है, मोटिलिटी होता है और इन्फेक्शन के लिए होता है। और स्पेशल टेस्ट में, जिसमें स्पेशल टेस्ट होते हैं, उसमें वायबिलिटी टेस्ट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो जो जनरल टेस्ट में जो पहला पैरामीटर है, पहला पॉइंट है, वो होता है स्पर्म काउंट। WHO ने 2010 में जो बताया है, 1 ml में 15 मिलियन होना चाहिए। 15 मिलियन मतलब कितना होता है? 1.5 करोड़। तो ये अगर होगा तो नॉर्मल है। ये लोअर लिमिट ऑफ कट ऑफ है ये, मतलब 100 में से 35 पासिंग है ना, तो ये पासिंग दिया उन्होंने 15 मिलियन। तो टोटल जो इजैकुलेट में टोटल जितना माल दिया है, उसमें भी आपको 39 मिलियन होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहलाया जाएगा। ओके, और 0 है, सीमेन तो निकल रहा है लेकिन उसमें बीज नहीं है, तो उसको एजोस्पर्मिया बोला जाएगा। ओके, तो अभी दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पैरामीटर है, वो है स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब उसका स्पीड, उसकी रफ्तार, जो 3 ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है? रैपिड प्रोग्रेसिव, जैसा सांप ऐसा ऐसा आगे बढ़ के चलता है, प्रोग्रेस हो रहा है वो रैपिड प्रोग्रेसिव है। ये 32 ये होना चाहिए, 32% होना चाहिए ये। और टोटल मोटाइल काउंट में जितना इजैकुलेट दिया है, जितना माल दिया है, उसमें 40% होना चाहिए ग्रेड 1 मोटिलिटी, रैपिड प्रोग्रेसिव। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है, यही बंदा ऊपर जाएगा फुदक फुदक के और अंडे को भेदेगा और उसी से बच्चा होगा। फिर जो ग्रेड 2 वाला होता है, वो होता है नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये सुस्त बंदा होता है, इससे बच्चा नहीं होने वाला है,
ठीक है। तो नॉन प्रोग्रेसिव में क्या है, तो वो जगह पे ही हिल डुल रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, जगह पे ही हिल डुल रहा है, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जो तीसरा जो है वो होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है, वो बस शांत खड़ा हुआ है, हिलडुल भी नहीं रहा है। अभी हमको ये नहीं मालूम कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है, इसलिए उसको नॉन मोटाइल बोला गया है, लेकिन जिंदा है या मरा है ये हमको नहीं मालूम है। तो ये हुआ आपका मोटिलिटी के बारे में दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर के बारे में हम लोग इधर बात करेंगे जो जनरल टेस्ट में आता है, जो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब पस सेल्स, मतलब मवाद। अगर स्पर्म में पस सेल्स है, मवाद है, तो क्या दर्शाता है, वो इन्फेक्शन दर्शाता है। उसके लिए एक अलग टेस्ट होती है जिसको पेरोक्सिडेज टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आई तो फिर स्पर्म कल्चर किया जाता है। कल्चर के हिसाब से फिर डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो डिसाइड करेंगे फिर उसमें कौन सा एंटीबायोटिक वगैरह देना है कि नहीं। ओके, तो ये तीसरा जो है स्पर्म इसमें सीमेन एनालिसिस में इन्फेक्शन के लिए, पस सेल्स के लिए देखा जाता है। ये हुआ जनरल टेस्ट, काउंट, मोटिलिटी एंड पस सेल्स। फिर बाद में हम लोग जाएंगे स्पेशल टेस्ट में, जिसमें दो टेस्ट होते हैं, पता है ना, एक वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब जिंदा है कि नहीं। हमने आपने देखा था ना स्पर्म मोटिलिटी में जो तीसरी ग्रेड है उसमें नॉन मोटाइल होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, उसमें जिंदा भी हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं। उसके लिए एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं वायबिलिटी टेस्ट। कम से कम 58% जो है वो जिंदा होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल कहा गया। अगर उसके नीचे जिंदा है, कम जिंदा है, तो ये एबनॉर्मल है, मरे हुए ज्यादा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेक्रोस्पर्मिया। ओके, तो वायबिलिटी के बारे में आपने जान लिया। वायबिलिटी के लिए टेस्ट होती है, जिंदा है या मरा है या देखने के लिए, ठीक है। फिर बाद में जो टेस्ट आती है, चौथा जो इसमें टेस्ट है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटी देखते हैं, स्पर्म की क्वालिटी। जो स्पर्म कैसा होता है, देखिए उसको तीन हिस्से होते हैं। एक सिर होता है जिसको हेड बोलते हैं, और वो अंडाकृति होता है। फिर उसके बाद में गर्दन होती है, और फिर पूंछ होती है। जो ये जो सिर है उसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होता है, उसी से बच्चा रुकता है। ओके, वही जो डीएनए मटेरियल है वो ट्रांसफर करता है हेड में। फिर बाद में जो गर्दन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक पावर हाउस है। और बाद में जो पूंछ है, हाँ, उसके वजह से वो ऊपर जाता है, चढ़ता है। तो जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी में टायर है चलने के लिए, तो उसके लिए पूंछ है। फिर जो गाड़ी में इंजन है वो है नेक एरिया, जहां से उसका इंजन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और फिर सिर है, मतलब गाड़ी के अंदर जो कंप्यूटर है। तो ये इसकी टोटल बनावट होती है, जिसमें तीन हिस्से होते हैं, हेड, नेक एंड टेल। अगर इसमें कुछ बनावट में कोई परेशानी है तो ये देखा जाता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी में। उसके लिए एक अलग से टेस्ट होती है जिसको, और क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है जिसमें स्ट्रिक्ट क्रूगर्स क्राइटेरिया बोलते हैं। और उसमें देखा गया है कि 4% से अगर ऊपर है, आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल माना जाएगा। ओके, 4% से अबव स्पर्म नॉर्मल, मॉर्फोलॉजिकली अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है तो नॉर्मल माना जाएगा। 4% एंड अबव, उससे नीचे है तो एबनॉर्मल है। ओके, तो स्पर्म क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। जैसे आपके हाथ में 1 किलो बीज है, दूसरे हाथ में भी 1 किलो बीज है। ये जो हाथ में 1 किलो बीज है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो जमीन में डालेंगे तो फसल आएगी, ठीक है। दूसरा जो है 1 किलो है, वो भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फसल नहीं आएगी। अगर आ भी जाएगी तो उसका विकास नहीं होगा। अगर ये 5 किलो भी होंगे तभी वही प्रॉब्लम, फसल नहीं आएगी, कम आएगी। अगर आ भी जाएगी तो उसका विकास नहीं होगा। तो स्पर्म की क्वांटिटी के साथ साथ ये जो मॉर्फोलॉजी है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होती है बच्चा होने के लिए। लेकिन ये स्पेशल टेस्ट में आता है। वायबिलिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी ये स्पेशल टेस्ट में आता है, उसके लिए अलग स्टेनिंग प्रोसीजर लगती है। और जब आप स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी सेंटर में जाएंगे तो वहां पे करी जाएगी। रूटीन सीमेन एनालिसिस में ये दो चीजें ठीक से नहीं होती है, उसके लिए स्पेशल टाइम भी लगता है, स्पेशल टेस्ट भी है वो, और स्पेशल उसके लिए स्टेनिंग प्रोसीजर भी लगती है। तो आपने समझ लिया। तो स्पर्म पैरामीटर्स में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है। जहां पे स्पर्म का काउंट कम होता है वो ऑलिगोस्पर्मिया होता है। जहां पे सीमेन तो है लेकिन उसके अंदर अगर स्पर्म नहीं है तो उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। जहां पे मोटिलिटी कम है उसको एस्टेनोस्पर्मिया बोलते हैं। जहां पे ज्यादा मरे हुए पाए गए हैं उसको नेक्रोस्पर्मिया बोलते हैं। और जहां पे क्वालिटी जिसकी खराब है तो उसको बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। तो अभी आपने स्पर्म एनालिसिस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में जान लिया। तो उसका अभी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन क्या है, आपको ये सब क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपको ये पता चले, अभी आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पता चले ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो ये डॉक्टरों का काम है, वो देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस करेंगे, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट चलेगी।
दवा चलेगी 3 महीना, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, नई फसल आने के लिए आपको कम से कम 3 महीना लगता है। तो बॉडी रिस्पॉन्स देगी या नहीं देगी? बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर उसके आगे के प्लान डॉक्टर करेंगे कि आगे और कुछ दिनों दवा चलनी है या फिर आपको असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, जहाँ पे IUI है या टेस्ट ट्यूब बेबी। ये सारा आपका निर्णय आपके डॉक्टर का होगा, ठीक है। तो आप सही, आपको करना क्या है, सही जगह पे जाइए, सही जगह पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सही जगह पे आपका इलाज कीजिए। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया, शुक्राणुओं की जो रिपोर्ट होती है वो अलग अलग लैब से या अलग एक ही लैब से अलग अलग बार डिफरेंट क्यों मिलती है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके सीमेन की रिपोर्ट को आप कैसे रीड करेंगे, माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट कैसे आप समझेंगे। लेकिन अब परेशानी वहाँ आती है जब रिपोर्ट हाथ में आती है और आपको रिपोर्ट दिखती है कि आप में शुक्राणुओं की कमी है। आप तो यंग हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो शुक्राणुओं की कमी क्यों हो गई है, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।